भाई खतरनाक तो है ये टॉपिक। मैक्सिमम बच्चों को सवाल ही नहीं आता। हर जगह इस टॉपिक का इस्तेमाल होगा कि भैया सवाल पूछे जाएं तो दुख ना हो, आप तुरंत आंसर लगाएं। तभी हम आपको ईसीजी बताएंगे ताकि आप डेफिनेटली उस पर कमांड कर सकें। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। कई बच्चे तो यही जानते हैं कि खूब सारा जो छोटा छोटा होगा वो डेंड्रॉन होगा और एक से जो लंबा सा होगा वो क्या होगा, एक्सान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब प्रोसेसेस है तो सर जी इतना क्या ही है समाबादना। अच्छा, पहले हम पढ़ क्यों रहे हैं कि हमारा टॉपिक है नर्व इंपल्स जनरेशन। कॉन्फिडेंस हम कहते किसे हैं? कॉन्फिडेंस हम उसे कहते हैं कि रात में थप्पड़ मार के भी अगर कोई सवाल पूछे तो आप सही जवाब दें, क्योंकि आपको उस पर भरोसा है। एक ऐसा टॉपिक जो यही नहीं और हो सकता हो कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो यहां तो बस सवाल और जवाब तक आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक जो आपके डॉक्टर बनने में, अगर आपकी डॉक्टर की जर्नी होगी, सर्जन बनेंगे, मेडिसिन के फील्ड में जाएंगे, हर जगह इस टॉपिक का इस्तेमाल होगा। मतलब एक ऐसा खतरनाक टॉपिक है। हम चाहेंगे कि पहले तो आपके नीट के उन दुविधाओं को कॉन्फिडेंसली दूर कर दें कि भैया सवाल पूछे जाएं तो दुख ना हो, आप तुरंत आंसर लगाएं। हम बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा बहुत जरूरी है कि पीएचडी या मैक्सिमम जानकारी तो हमें मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगी, लेकिन लड़ाई तो मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की है। कुछ लोग पहले ही पीएचडी करना चाहते हैं। यार वहां पहुंच जाओगे तो जो नर्व आज किताबों में देख रहे हो हाथ में लेके देखोगे, जो दिल आप धड़कते हुए बुक में देख रहे हो, 3D डायग्राम में देख रहे हो, हाथ में लेके देखोगे। तो लड़ाई वहां पहुंचने की है। तो हम देखते हैं कि अगर आज के बाद जो भी इस चैप्टर से या टॉपिक से सवाल आए, कम से कम कुछ मिनट अगर हमें दे देंगे और ध्यान से दे देंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस टॉपिक में आपको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। और कुछ हो चाहे ना हो, नीट में जितने भी सवाल पूछे गए हैं आज तक आपसे, अगर फिर से सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेट करके, तो सारे सवाल सही होंगे। सारे बोल रहा हूं, 99 भी नहीं बोल रहा हूं, 99 नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% सारे सवाल आपके सही होंगे। बस कुछ देर कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। तो टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स है क्या? तो हम बेसिकली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने न्यूरॉन के बारे में, ब्रेन के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। अच्छी बात है। पढ़ते 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 जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने टच ही किया तो इस टच का मैसेज जाता है, मैसेज फिर रिस्पॉन्स बन के आता है। ये सारा कार्यक्रम जो है कैसे होता है? कभी कभी हमारे आसपास में देखा होगा आपने, फिजिक्स में टिंडल इफेक्ट देखा होगा। आप देखते होंगे कि एक अंधेरे रूम में टार्च बारो तो बहुत सारे कण हैं, बहुत सारी चीजें आपके आसपास, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास अभी भी होंगी, लेकिन उनका एहसास तो मुझे हो ही नहीं रहा है। लेकिन यही मैं हाथ टच किया तो एहसास हो गया। बहुत सारे पार्टिकल अभी टच कर रहे होंगे लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो चीजें हैं। तो यही हम जानना चाहते हैं कि ये एहसास जो है वो कैसे जनरेट होता है, किसी भी चीज का आभास हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचता है कि भैया किसी ने टच किया है, कोई चीज महक रही है, कोई कुछ बोल रहा है, आंखों ने कुछ देखा। ये तमाम जो सेंसेशन है वो कैसे हमारे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं, या रिसीव होता है तो कैसे रिसीव होता है। इसी टॉपिक को हम नाम देते हैं नर्व इंपल्स। बेसिकली नर्व इंपल्स जनरेशन कहते हैं इसे। बहुत सारे बच्चों को समस्या है, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि इस टॉपिक में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जितना एक नॉर्मल टॉपिक में होता है। और एक बात भली भांति बता दूं कि नर्व इंपल्स, कंडक्शन, जनरेशन, ये तमाम टॉपिक आपने सही तरीके से सीख लिया तो आपका हार्ट की एक्टिविटी जो है ना, जो ईसीजी पढ़ते हैं ना, ईसीजी एकदम आसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ईसीजी का वीडियो मुझे बनाना था, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि जब नर्व इंपल्स जनरेशन, कंडक्शन और ट्रांसमिशन बता ले जाएंगे तभी आपको हम क्या बताएंगे, तभी हम आपको ईसीजी बताएंगे ताकि आप डेफिनेटली उस पर कमांड कर सकें। अब नर्व इंपल्स है क्या? तो सबसे पहले हम उसी चीज को जानते हैं कि भैया हमारा जो भी नर्व इंपल्स है, जो भी हमारा नर्वस सिस्टम है, उसका फंक्शनल यूनिट हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन जनरली हम पढ़ते तो हैं, अगर न्यूरॉन हम यहाँ लिख लें, हमने न्यूरॉन लिख लिया, न्यूरॉन लिख ले तो हम न्यूरॉन को बोलते हैं कि न्यूरॉन के दो हिस्से होते हैं। बहुत बेसिक से समझिएगा। हम बोलते हैं कि न्यूरॉन का एक हिस्सा सेल बॉडी है जिसे साइटोन बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे लेकिन कुछ चीजें जरूर बताएंगे। और दूसरा हिस्सा जो होता है प्रोसेस होता है, यानी इस सेल बॉडी से निकला हुआ आउटग्रोथ। इस सेल बॉडी से निकला हुआ आउटग्रोथ होता है जिसे प्रोसेस कहते हैं। अब हमारे यहाँ प्रोसेस दो तरह के दिखाई देंगे, आउटग्रोथ सेल बॉडी से निकले हुए दो तरह के दिखाई देंगे। ये प्रोसेस जो दो तरीके के हैं वो कौन से प्रोसेस हैं? हम बोलते हैं कि नेचर वाइज देखें तो एक प्रोसेस जो होता है एफरेंट होता है,
और दूसरा प्रोसेस जो होता है इफरेंट होता है। अब एफरेंट क्या है सर जी, हम तो इसकी चर्चा नहीं किए बहुत ज्यादा, या बहुत सारे बच्चे जान भी रहे होंगे। तो एफरेंट प्रोसेस कहने का मतलब हमारे न्यूरॉन का काम है कि नर्व इंपल्स से रिलेट करना चीजों को। अब हमारे यहाँ जो एफरेंट प्रोसेस है वो नर्व इंपल्स को हम बोलते हैं कि सेल बॉडी की ओर लेके आता है। हमारा सेल बॉडी है गोला वाला, तो इसकी ओर नर्व इंपल्स को लेके आता है, उसे हम बोलते हैं एफरेंट प्रोसेस। दूसरा इफरेंट प्रोसेस जो हमेशा हमारे सेल बॉडी से नर्व इंपल्स को दूर लेके जाए, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे हम बोलते हैं इफरेंट प्रोसेस। और कहीं ना कहीं आपने नाम भी पढ़ा होगा, जो एफरेंट प्रोसेस है इसी को हम नाम देते हैं सिंगुलर वर्ड में डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं एक्सॉन। यानी डेंड्रॉन और एक्सॉन का फंक्शनल सिमिलरिटी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि बस प्रोसेस है और कहीं भी कुछ भी। कई बच्चे तो यही जानते हैं कि खूब सारा जो छोटा छोटा होगा वो डेंड्रॉन होगा और एक से जो लंबा सा होगा वो क्या होगा, एक्सॉन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। डेंड्रॉन हमेशा नर्व इंपल्स को कहाँ लेके जाएगा, तो हम बोलते हैं कि डेंड्रॉन हमेशा सेल बॉडी की ओर लेके जाएगा। उसी तरह एक्सॉन हमेशा सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। और इसी आधार पे, इन्हीं प्रोसेसेस के आधार पे हम मल्टीपल टाइप के न्यूरॉन पढ़ते हैं, यूनिपोलर, बाईपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर, ये तमाम आपने पढ़ा हुआ है। नॉन पोलर भी पढ़ा हुआ, 5 तरह के न्यूरॉन पढ़े हुए हैं। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है नर्व इंपल्स जनरेशन, और खतरनाक टॉपिक है। अब जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि ये प्रोसेसेस हैं। 2-3 बातें जो हाईलाइटेड मैं बताना चाहूंगा आपसे। अब प्रोसेसेस हैं तो सर जी इतना क्या ही है समाबादना, चलो हम न्यूरॉन का डायग्राम देख लें। अच्छा, पहले हम पढ़ क्यों रहे हैं ये भी तो जान लें। तो सवाल पूछे जाते हैं आपको इन टर्म्स में। कभी पूछा जाता है पोलराइजेशन क्यों होता है, कभी पूछा जाता है डीपोलराइजेशन क्यों होता है, कभी रीपोलराइजेशन, कभी हाइपर पोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ नर्व इंपल्स जनरेशन क्या होता है। यही सब क्वेश्चन पूछे गए। और सही बता रहा हूं, लिटरली कॉन्फिडेंस नहीं आता। और कहीं ना कहीं आपने जब पढ़ा होगा कार्डियक साइकिल या ईसीजी पढ़ेंगे आप, तो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है। तो कैसे हम ओवरकम करें, तो हमें समझना पड़ेगा ना भाई। हमें समझना पड़ेगा कि जो टर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो आखिर में है क्या, और इस्तेमाल तो हमारे न्यूरॉन में ही हो रहे हैं। तो हम बेसिक चीजों को पहले जानते हैं। हम न्यूरॉन दिखा दें अगर आपको कि न्यूरॉन है क्या, सबको पता है डायग्राम। हम इस डायग्राम को आपको एनालिसिस नहीं करके बताएंगे। इस डायग्राम में मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, एंड दैट इज एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक हमारे एक्सॉन का वह हिस्सा है, या हमारे न्यूरॉन का वह हिस्सा है जहां, उस पार्ट से जहां सेल बॉडी से हमारा एक्सॉन इनिशिएट होता है। देख रहे होंगे कि हमारा सेल बॉडी है और सेल बॉडी से हमारा एक प्रोसेस निकल रहा है, और जहां से सेल बॉडी से प्रोसेस निकलता है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या, एक्सॉन हिलॉक। अब कहोगे है क्या, इतना एम्फेसिस क्यों। ऐसा मत सोचिए कि आप इस न्यूरॉन को कहीं भी टच करेंगे और स्टिमुलस दे देंगे। हम बोलते हैं कि हमारा जो एक्सॉन हिलॉक है यही ट्रिगर जोन है। क्या है, ट्रिगर जोन। ट्रिगर जोन, ट्रिगर मतलब समझ रहे हैं ना भैया। आपकी कॉमन भाषा में बात करें तो आप देखते होंगे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कि यार उस बात का जिक्र मत करना, ट्रिगर हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। कि जो बोलते हैं कि नहीं भैया बम का ट्रिगर, ट्रिगर वे नहीं है तो बम कहां से फटेगा, मतलब कुछ तो ऐसा है जो एक्टिवेट करता है उस चीज को। यानी इस पूरे न्यूरॉन का एक्सॉन हिलॉक वाला जो इलाका है, एक्सॉन हिलॉक है क्या, तो सेल बॉडी का वह हिस्सा जहां से हमारा एक्सॉन एराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक, एंड दैट इज नोन एज ट्रिगर जोन। यही ट्रिगर जोन है। यानी स्टिमुलस कहीं हमारा यहीं पे कांटेक्ट करेगा तभी जाके हमारे यहाँ ट्रिगरिंग होगी, और तभी जाके हम स्टिमुलस को पहचान पाएंगे या समझेंगे, देखेंगे क्या है, पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये ट्रिगर जोन जरूर याद रखिएगा। 2 बातें हमारे इस पूरे टॉपिक में, 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे न्यूरॉन के 2 हिस्से हैं। कौन कौन से, एक तो सेल बॉडी हो गया और दूसरा उसके प्रोसेसेस यानी आउटग्रोथ हो गए। प्रोसेसेस नेचर वाइज 2 तरह के होते हैं, यहां भी महसूस कर सकते हैं आपकी डेंड्रॉन्स हमेशा सेल बॉडी की ओर नर्व इंपल्स लेके जाएंगे, और एक्सॉन हमेशा सेल बॉडी से दूर नर्व इंपल्स को लेके जाएंगे। बहुत जरूरी है समझना आपको, ठीक है। चलिए अब हम चालू करते हैं जो हमारा टॉपिक है। हम बोल रहे हैं कि टॉपिक है हमारा नर्व इंपल्स जनरेशन। क्या टॉपिक है, नर्व इंपल्स जनरेशन। हम न्यूरॉन का डायग्राम नहीं बनाएंगे, तो हम यहां हेडिंग डाल दें जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। कि हमारा नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होता है, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। हमारा नर्व इंपल्स जनरेट कैसे हुआ। चलो भैया, इसके लिए हम करते क्या है, एक न्यूरॉन भैया को लेते हैं
और न्यूरॉन भैया को लेंगे तो एक चीज मैंने बड़ी अच्छी तरीके से आपको बता दी है कि एक्सॉन हेलॉक ही वो हिस्सा है जो ट्रिगर जोन की तरह काम करेगा। यस या नो? हाँ, एक्सॉन हिलॉक ही वो हिस्सा है जो ट्रिगर जोन की तरह काम करेगा। इसीलिए जब नर्व इंपल्स आप पढ़ते हैं तो एक्सॉन का डायग्राम बनाते हैं, न कि आप डेंड्रॉन का बना रहे होते हैं। कभी बनाया है? बनाया तो नहीं, अलग बात है, सोचा भी नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। सोचा है? नहीं सोचा। तो नहीं सोचा तो सोच को ही तो बदलना है। हमने बोला कि भैया हमारा मान लीजिए एक्सॉन हिलॉक वाला हिस्सा है, ये हमारा क्या है? एक्सॉन हिलॉक है, यानी स्टिमुलस यहीं पे आएगा, या हम बोल सकते हैं कि स्टिमुलस यहीं पे अटैच होगा। चलो भाई, तो हमें अंदाजा होगा। हम इसीलिए हमेशा अपने एक्सॉन को ही काट करके बताते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर में ऐसा क्या है। भाई सिंपल सी बात है, स्टिमुलस तो बाहरी दुनिया से आ रहा होगा। अगर ये न्यूरॉन की दुनिया है तो इस दुनिया से बाहर से स्टिमुलस आ रहा होगा। यानी ऐसा क्या चेंज हो रहा है स्टिमुलस के आने से कि स्टिमुलस का आने का अंदाजा लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कुछ तो होगा। इसीलिए हम एक्सॉन को क्या करते हैं? काट लेते हैं। चलो हमने एक एक्सॉन को काट लिया। अब वो तमाम टेक्निकल टर्म्स आप जानते होंगे कि एक्सॉन के मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म, ये तमाम बातों पे हम जिक्र नहीं करेंगे। मान लीजिए हमारा एक्सॉन वाला हिस्सा एक न्यूरॉन से हमने निकाल लिया। एक्सॉन ही क्यों निकाला है मैं बार बार बता रहा हूं। अब निकाल लिया तो हम कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्टिमुलस बाहरी दुनिया से आया है और एक्सॉन के अंदर की कहानी। और एक बात और याद रखिएगा, हर जब चीज पढ़ते हैं आप, जैसे नेफ्रॉन पढ़ते हैं आप, तो जो नेफ्रॉन के अंदर हो रहा होगा ना, नेफ्रॉन के अंदर के इवेंट इसलिए होंगे क्योंकि वो चाहता है कि हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल बाहर जाए। वैसे ही न्यूरॉन के अंदर जो इवेंट होगा वो नर्व इंपल्स न्यूरॉन के बाहर थोड़ी कंडक्ट होगा। नर्व इंपल्स तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन टू न्यूरॉन टू न्यूरॉन टू न्यूरॉन जाएगा। कई लोग सोचते हैं बाहर से नहीं, अंदर से ही होगा। यानी हम जो भी इवेंट पढ़ेंगे, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी चेंजेस आईसीएफ यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर होंगे, उन्हीं चेंजेस को हमें ध्यान में रखना है, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे यहाँ। दो तीन बातों का मैं कसम खिला दूंगा आपको, और खाना पड़ेगा आपको अगर सवाल सही करना है तो। यानी आईसीएफ के अंदर के चेंज को हमें समझना है, आईसीएफ के अंदर क्या हो रहा है वही को रिलेट करना है आपको। ईसीएफ में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा थोड़ी कि न्यूरॉन यहाँ है और उसके घर के बाहर से नर्व इंपल्स जनरेट हो रही है या दौड़ रही है, नहीं। आपको जो आईसीएफ के अंदर चेंजेज हो रहे हैं उसी को समझना है। तो चलिए हम समझते हैं। तो चलो इस न्यूरॉन के अंदर का इन्वायरमेंट जो है, यानी सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है, आप सपोज कर लिए कि आईसीएफ है। यहां लिख भी दिया हमने भैया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड लिख दिया। भाई इस न्यूरॉन के बाहर जो भी होगा उसे ईसीएफ मान लीजिए। है भी मानना क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। बहुत अच्छी बात है सर। अब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो आप समझ ही रहे होंगे, इसमें यहां तक तो आपकी समझ बन चुकी होगी। अब हम क्यों बता रहे हैं? तो चलो भाई हम कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि हमारे यहाँ है क्या। हम देखते हैं कि अगर आईसीएफ और ईसीएफ को थोड़ा कंपेयर करें कि आईसीएफ में क्या है ऐसा कि जो ईसीएफ में नहीं है, तो हम नॉर्मल अगर नर्व इंपल्स जनरेशन की भाषा में बात करें तो हम बोलते हैं कि अगर आईसीएफ में देखें तो हम कहते हैं कि हमारे आईसीएफ में पोटेशियम पॉजिटिव होता है और प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ये दोनों लगभग 30 गुना ज्यादा होते हैं, 30 टाइम्स मोर होते हैं। 30 टाइम्स मोर होते हैं इन कंपैरिजन टू ईसीएफ। 30 गुना ज्यादा हम बोल रहे हैं। हम कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे आईसीएफ में ही ये दोनों मौजूद हैं, नहीं, ईसीएफ में भी है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना ईसीएफ में यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगे, उसके लगभग 30 गुना ज्यादा हमारे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि के प्लस बाहर नहीं है, लेकिन हमारे इस न्यूरॉन के अंदर 30 गुना ज्यादा है। ठीक है, प्रोटीन भी 30 गुना ज्यादा है, 30 गुना अप्रॉक्सीमेटली। वैसे ईसीएफ को देखें तो हम बोलेंगे कि हमारे ईसीएफ में सोडियम और क्लोराइड आयन लगभग 10 गुना ज्यादा होते हैं, 10 टाइम्स मोर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्त कि हमारा सोडियम और क्लोराइड अंदर नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अगर यहां 1 है तो वहां 10 सोडियम है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर यहां 1 पोटेशियम है तो यहां 30 है। बस इस कहने का मतलब यही है, एब्सेंट कहीं कुछ नहीं है। हम बोल रहे हैं कि इनसाइड द आईसीएफ या न्यूरॉन के अंदर देखें तो पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इज 30 टाइम्स मोर इन कंपैरिजन टू ईसीएफ। अगर हम ईसीएफ की बात करें तो हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अगर हम इस न्यूरॉन से कंपेयर करें तो हम बोलते हैं सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर 10 टाइम्स मोर इन कंपैरिजन टू द आईसीएफ। क्लियर है?
अब एक बात तो आपको बड़ी प्यार से पता होगा कि आयंस हैविंग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो भी आयंस होते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है बेसिक सी कि भैया वो जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाए। समझ में आ रही बात? बहुत ध्यान से समझिएगा, बात क्लियर है, ये बात नोटेड रखिएगा कि भैया एक आयन की तो टेंडेंसी होती है कि जो जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाए, जो जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाए। और इसी न्यूरॉन की हम बात कर रहे हैं, तो भैया कहीं ना कहीं सिचुएशन हालात ऐसा बन तो रहा होगा ना कि हमारा पोटेशियम और प्रोटीन बाहर जाना चाहते होंगे, ये बाहर जाना चाहते होंगे, और इधर से सोडियम और क्लोराइड अंदर आना चाहते होंगे। कहानी तो यही बोल रही है ना जो नॉर्मल आयन की टेंडेंसी है। लेकिन क्या ऐसे चले जाएंगे? क्या ऐसे चले जाएंगे? टेंडेंसी है, दिख रहा है आयनिक ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट इनका होना चाहिए तो पोटेशियम और प्रोटीन को बाहर जाना चाहिए क्योंकि 30 गुना ज्यादा है, 30 टाइम्स मोर है, और सोडियम और क्लोराइड को अंदर आना चाहिए क्योंकि 30 गुना ज्यादा है बाहर, अंदर कम है। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? सारा कहानी इन्हीं का है, सारा कहानी क्या है? इन्हीं का है। अब हमने कंडीशन डिसाइड कर लिया, भैया हमेशा तो स्टिमुलस है नहीं, तो पहली कंडीशन मान लीजिए मैं आपके सामने लिख लूं, व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, अगर हमारे पास कोई स्टिमुलस ही नहीं है तब क्या हो रहा है इस न्यूरॉन में, समझना है हमें। और फिर देखेंगे कि स्टिमुलस आएगा तब क्या होगा। पहली कंडीशन हमें रख दी कि व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, जब स्टिमुलस नहीं है तब। देखिए हम बता रहे हैं बार बार कि कॉन्सेप्ट समझ जाइए, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोटेशियम सोडियम नंबर में लिख दिया है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं उससे। आपको बस इस चीज को ध्यान रखना है कि जो भी इवेंट जिसके वजह से हो रहा है, जो इवेंट जो इनिशिएट कर रहा है हमारा जवाब वही होगा। उसके साथ क्या हो रहा है, बारात जाती है तो दूल्हे की इंपॉर्टेंस है ना, 300 बारातियों की इंपॉर्टेंस थोड़ी है। तो जिसके वजह से इवेंट हो रहा है हम उसको प्रायोरिटी देंगे और उसी के बेसिस पर आंसर आपसे पूछा जाता है। एनसीईआरटी में लाइन कंफ्यूज करती हैं आपको। व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, हम बोलते हैं कि जब स्टिमुलस नहीं है तो ये सभी आयंस अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करना चाहते होंगे, और इस मूवमेंट में पोटेशियम प्रोटीन बाहर जाना चाहते होंगे और सोडियम और क्लोराइड अंदर आना चाहते होंगे। बहुत लाजिमी सी बात है। चलो भाई क्लियर है? चलो अब स्टिमुलस नहीं तो हम बोलते हैं कि व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस मेम्ब्रेन इज परमिएबल, मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सॉरी फॉर पोटेशियम आयन। जब हमारे पास स्टिमुलस नहीं है तो हमने देखा कि जो हमारी ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को हम अपने हिसाब से नाम देते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल। हम ये बोल रहे हैं कि जब कोई स्टिमुलस नहीं है तो इस मेम्ब्रेन, क्योंकि मेम्ब्रेन ही तो डिसाइड करेगी। ऐसा थोड़ी है कि आपका घर है, आपने घर में दरवाजा दीवार लगा रखा है और आपके घर में कोई भी आ जाए, भैया आएगा टिंग टोंग करेगा, टिंग टोंग करेगा तो भाई आप सेलेक्ट करोगे ना कि भैया तुम आ जाओ, तुम रहो, तुम बाहर रहो। सेलेक्टिवली हो गए आप वहां पे। छोटी छोटी चीजें आपके दरवाजे के अंदर से ही चली आती होंगी, जो बहुत छोटी चीजें होंगी। सिंपल सी बात है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो मेम्ब्रेन हम बोलते हैं कि व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। अब ध्यान रखिए पोटेशियम कहां ज्यादा है, चारों लोग की चाहत होगी, लेकिन इन चारों लोग की चाहत में हाथ किसका है, कौन डिसाइड करने वाला है कि चलो भाई जैसे आप क्या हो, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो चाहत तो 25 लाख लोगों की डॉक्टर बनने की है, लेकिन आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा कि आप मेडिकल कॉलेज पहुंचोगे कि नहीं। मींस एक बैरियर है, दैट इज एनटीए, दैट इज नीट एग्जाम। वैसे ही यहां पे चारों की चाहत तो है कि भैया हमें जाना है जहां पे हम ज्यादा हैं वहां से कम की ओर, लेकिन इनके चाहत को सक्सेसफुल बनाएगा कौन, वो है हमारा मेम्ब्रेन। हम बोलते हैं कि व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन। जब कोई स्टिमुलस नहीं है तो ये मेम्ब्रेन किसके लिए परमिएबल है, पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है। बहुत अच्छी बात। अब जरा ध्यान दीजिए, पोटेशियम कहां ज्यादा है भैया, बाहर ज्यादा है। अच्छा बाहर ज्यादा है तो क्या हो रहा होगा भैया, हम डायग्राम को अलग कर लेते हैं। हम बोलते होंगे ड्यू टू परमेबिलिटी, जरा ध्यान दीजिएगा माहौल को ध्यान से, ड्यू टू परमेबिलिटी ये पोटेशियम आयन, भाई चारों लोग अर्जी लेके पहुंचे होंगे कि हे सेल मेम्ब्रेन वाले भैया प्लीज हमें जाने दो। पोटेशियम प्रोटीन पहुंचे होंगे कि हमें बाहर जाने दो,
और सोडियम क्लोराइड पहुंचे होंगे कि हमें अंदर जाने दो मालिक। अबे मालिक डिसाइड करेगा कि कौन बाहर और कौन अंदर जा सकता है, और इसके लिए पंप लगे होते हैं, ठीक है, जो लेटरल प्रोटीन पढ़ा है, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे, टेक्निकल डिटेल पे नहीं जाएंगे, हम केवल नेचर पे जाएंगे, हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम क्या कहें कि चलो हम बोल रहे हैं कि व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस दिस मेम्ब्रेन इज वनली परमिएबल फॉर द पोटेशियम आयन। ये मेम्ब्रेन परमिएबल किसके लिए है? पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल, अच्छी बात है। अब परमिएबिलिटी की वजह से ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं ये सोडियम है और एक क्लोराइड है, तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे, ये भी जुड़े होंगे भाई। ये थोड़ा हाई पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में मान लीजिए कि भैया भाभी टाइप का होगा याराना, लेकिन जुड़े तो होंगे ना। यहाँ पे थोड़ा मतलब इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है तो मान लो इनका थोड़ा कम याराना होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो होगा। चलो भाई, अब सोडियम क्लोराइड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पोटेशियम प्रोटीन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये दोनों लोग पहुंचे यहाँ, ये दोनों लोग पहुंचे वहां, अपने हिसाब से गुहार लगाए कि भैया हमें अंदर या बाहर जाने दो, जो जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर। अब मेम्ब्रेन हमारा आकड़ के बैठा हुआ है कि नहीं भैया, अभी हम केवल पोटेशियम जी को बाहर जाने देंगे। तो पोटेशियम जी बाहर जाते तो हैं, वाह, पोटेशियम जी बाहर जा रहे हैं, वाह, ध्यान दीजिएगा, लेकिन अंदर से प्रोटीन खींच भी तो रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पी के लिख दिया मैंने। तो पोटेशियम परमिबिलिटी की वजह से बाहर तो जाते हैं, लेकिन हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेटेड बाय द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मेम्ब्रेन से बाहर जाने के बाद भी मेम्ब्रेन पे ही अढेर हो जाते हैं। इसीलिए जो कंडीशन दिखाई जाती है हमें कुछ ऐसी दिखाई जाती है कि भैया यहां हमने बताया, यानी जो भी चेंज हो रहा है पोटेंशियल, अब क्या हुआ देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब पोटेशियम के जाने की वजह से बाहर पॉजिटिव हो गया होगा, हम बस सिंपली समझाएंगे, और प्रोटीन इधर भाई इधर से खींच रही है नेगेटिव, एक प्रोटीन तो खाली हो गई ना बेचारी, तो अंदर नेगेटिव हो गया बाहर पॉजिटिव हो गया, हम क्या बोलते हैं कि पोल बन गया। क्या बनते हैं? पोल बन गया, बन गया पोल भाई, यानी यही न्यूरॉन अब क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। पहला सवाल क्या होता है? हम बोलते हैं पोलराइजेशन, बड़ा सिंपली लिख सकते हैं ना कि अगर K प्लस बाहर नहीं गया होता, ई फ्लक्स ऑफ K प्लस, बड़ी सिंपल है, आपका आंसर तो मिल गया कि पोलराइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि पोटेशियम का ई फ्लक्स हुआ। अगर पोटेशियम बाहर नहीं गया होता तो ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बना होता। पहला जवाब मिल गया आपको। चलो भाई, पोटेशियम परमेबिलिटी की वजह से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। चलो मान लो एक गया होगा तो -1 मिली वोल्ट, 2 चले गए, परमेबिलिटी है ही है, चले गए चले गए चले गए, तो मान लीजिए -10 मिली वोल्ट, -20 मिली वोल्ट, -30, -40, -50, -60, -70, -90 ऐसे ले लिया हमने। हम एक जनरलाइज अगर व्यू करें जो आपके बुक में दिया है उसके हिसाब से ना बात करके, तो हम -60 से -90 के बीच का लेते हैं। हम बोलते हैं कि व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस दिस मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर द पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के बाहर जाने की वजह से आप इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी आईसीएफ के अंदर देख रहे होंगे कि नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना चालू हो जाएगा। एक गया होगा तो मान लो -1 मिली वोल्ट, तो ऐसे पोटेशियम जा रहे होंगे जा रहे होंगे जा रहे होंगे और अंदर नेगेटिविटी हो रहा होगा। आपके बुक में लिखा हुआ है 3 पोटेशियम 2 सोडियम, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा 3 सोडियम 2 पोटेशियम, इसको इग्नोर करिए। जिसकी वजह से इवेंट हो रहा है उसको ध्यान देना है, क्योंकि आपको सवाल सही करना है, ठीक है। -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -90, हम एक वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज -70 मिली वोल्ट। क्या बोलते हैं? -70 मिली वोल्ट। जब इतने पोटेशियम बाहर चले जाएं, जब इतने पोटेशियम बाहर चले जाएं कि हमारे मेम्ब्रेन के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो -70 मिली वोल्ट हो जाए। हम -60 से -90 लेते हैं, -60 टू -90 लेते हैं, एक एवरेज हम ले लिए -70 मिली वोल्ट। हम बोलते हैं कि यहां नेचर में चेंज दिखाई देता है। अब हमारे इसी मेम्ब्रेन पे मौजूद जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम है, अब वो तमतमाता है, ठीक है, एक्टिवेट होता है। अब परमिबिलिटी की वजह से पोटेशियम आयन बाहर तो जाते हैं, बट ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है एक्टिवली जो है पोटेशियम को फिर अंदर की तरफ ढकेल देता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा,
बाहर जा रहे होंगे लेकिन ढकेल दे रहा होगा, बाहर जा रहे होंगे लेकिन ढकेल दे रहा होगा, और -70 मिली वोल्ट को मेंटेन किए रहा होगा। इसीलिए इस -70 मिली वोल्ट को हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी एक जब न्यूरॉन हमारा रेस्ट में है तो अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखें तो कितना होगा, -70 मिली वोल्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होना क्यों चालू हुआ था, क्योंकि हमारा पोटेशियम आयन मूव करना चालू किया था, इफ्लक्स होना चालू हुआ था। अच्छा, जिसकी वजह से हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना हुआ। अच्छा भैया, ऐसा क्या हुआ कि -70 मिली वोल्ट ही मेंटेन है, ऐसा ये क्या मतलब उसके बाद पोटेशियम आयन नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम जो है उन्हें एक्टिवली पंप कर दे रहा है कि भाई अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा। हम बोलते हैं कि एक न्यूरॉन इसी अवस्था को बनाए रखने के लिए जितनी भी एनर्जी एक न्यूरॉन को चाहिए, उसका 30% एनर्जी कंज्यूम करता है टू बी इन द रेस्ट। यानी इसी एक्टिव पंपिंग में 30% ऊर्जा एक न्यूरॉन की खर्च होती है। 30% ऊर्जा एक न्यूरॉन रेस्ट में रहने के लिए 30% अपना एनर्जी कंज्यूम करता है इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को मेंटेन करते हुए। आपसे देखिए दो सवाल, पोलराइजेशन क्यों होता है, तो ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, बड़ी सिंपल सी बात है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, दैट इज -70 मिली वोल्ट। मेंटेन कौन कर रहा है इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, मेंटेन कौन कर रहा है, कौन ना होता तो ये ना होता, तो भैया सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम, जिसे आप अपनी भाषा में पंप कहते हैं, जैसे लग रहा है नल लगाओ, सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम। अब देखिएगा आपके सब सवाल सही होंगे। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम परमेबिलिटी की वजह से जो पोटेशियम बाहर भी जा रहे हैं उनको एक्टिवली पंप कर दे रहा है और -70 मिली वोल्ट को मेंटेन रख रहा है। यानी हमारा न्यूरॉन अब इस अवस्था में बना हुआ है, अभी कोई स्टिमुलस हमारे पास नहीं है। चलो भैया, स्टिमुलस आया तो क्या हुआ, चलो इसी न्यूरॉन के डायग्राम को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। अब हम बोलते हैं कि अब न्यूरॉन को थोड़ा और सुंदर बना लें। चलो भाई सुंदर बना लेते हैं इस प्रोसेस में। देखिए बात अगर समझ में आ गई तो आज के बाद यहाँ से आने वाले सवाल गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्या है, वादा है, वादा है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्त कि अगला टॉपिक ऐसा खतरनाक तरीके से कौन सा पढ़ना है। ये हमने न्यूरॉन बना लिया, थोड़ा बड़ा बना लिया क्योंकि हमें इवेंट बहुत सारे दिखाने थे और आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी आपका दिक्कत है उसको दूर भी करना था। हमने एक न्यूरॉन बना लिया। हम बहुत सारी अवस्थाओं को दिखाना चाहते हैं इसमें। मान लीजिए हमने पहली अवस्था दिखा दी यहाँ कि व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि स्टिमुलस आया, चलो हम साथ ही साथ डिवाइड करेंगे। हमने पहली अवस्था रखी व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, पहली अवस्था, फर्स्ट स्टेज। मान लो हमने लिख दिया यहाँ फर्स्ट। व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, तो क्या कंडीशन थी भाई, जरा सोचिए। पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से बाहर पॉजिटिव और यहाँ प्रोटीन की वजह से अंदर नेगेटिव, ऐसा माहौल रहा होगा दोस्त, यस या नो। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं भाई, इस अवस्था को बोलते हैं पोलराइजेशन या पोलराइज्ड हम बोल सकते हैं। पोलराइज्ड स्टेट है, पोलराइज्ड स्टेट है। हम बोलते हैं कि पोलराइज्ड स्टेट को -70 मिली वोल्ट पे मेंटेन किया गया है। इसके बाद पोटेशियम बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम या पंप जिसे बोल लीजिए, वो एक्टिवली पंप कर दे रहा है, उसे अंदर की तरफ ढकेल दे रहा है और हमारे इस कंडीशन को -70 मिली वोल्ट पे मेंटेन करके रखा हुआ है। और एक न्यूरॉन अपने पूरी ऊर्जा का 30% एनर्जी जो है इसी प्रोसेस में जस्ट टू बी इन द रेस्ट कंज्यूम करता है। चलो भाई, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब हम दूसरी कंडीशन रखते हैं कि व्हेन स्टिमुलस कम्स। कंडीशन क्या है, व्हेन स्टिमुलस कम, क्या है, स्टिमुलस, स्टिमुलस। हम बोलते हैं कि व्हेन स्टिमुलस कम्स द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विल चेंज। जब हमारा स्टिमुलस आता है तो इसी मेम्ब्रेन का जो नेचर जो होता है वो चेंज होता है। बड़ा सिंपली समझिएगा, व्हेन स्टिमुलस कम्स the nature of membrane will change and now this membrane will become permeable for the sodium ion. membrane become permeable for sodium ion. stimulus के आते ही membrane becomes permeable for sodium. जैसे ही मेम्ब्रेन पे हमारे स्टिमुलस अटैच होगा, और कहाँ हो रहा होगा जरा ध्यान दीजिए, कहाँ, ये मेम्ब्रेन के चक्कर में एक जॉन हिलॉक को ना भूल जाइएगा। मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल फॉर द सोडियम आयन व्हेन स्टिमुलस कम्स। जब स्टिमुलस आएगा तो यही हमारा मेम्ब्रेन जो है वो किसके लिए परमिएबल हो जाएगा, सोडियम के लिए। सोडियम कहाँ था भैया ज्यादा,
भैया सोडियम बाहर जाता था। अच्छा, तो सोडियम बाहर से अंदर आना चालू करेगा। देखिएगा, सोडियम क्या होगा, बाहर से अंदर आना चालू कर दिया। अच्छा, सोडियम के आने की वजह से क्या होगा भैया, तो हम बोलेंगे कि भैया इधर से तो क्लोराइड खींची रही होगी, इधर सोडियम अंदर आ गए, यहाँ आके मेम्ब्रेन पे धाराशाही हो गए, क्योंकि बाहर से तो क्लोरीन खींच ही रहा है। ऐसे अब जो पोल बना था उसका रिवर्स हो गया कि नहीं, जरा ध्यान दीजिएगा, उल्टा हो गया। इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। बड़ा सिंपल है, क्या हो गया भैया, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हो गया। बड़ा सिंपली एक बात और, जो हम अपने पहले क्वेश्चन का था जवाब दे दिया था कि पोलराइजेशन क्यों हुआ था, हमने बोला था ई फ्लक्स ऑफ के प्लस आयन। डीपोलराइजेशन क्यों हुआ भैया, तो इन फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन के अंदर आने की वजह से हमारे यहां क्या हुआ, डीपोलराइजेशन की शुरुआत हो गई। अच्छा, जरा फिर से आते हैं। मान लीजिए यहां -70 मिली वोल्ट स्टिमुलस के आने के पहले रहा होगा, यस या नो, हाँ, तो -70 मिली वोल्ट पे था, और जैसे जैसे पोटेशियम यानी पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा होगा, तो भाई धीरे धीरे मानो अगर, तो -69, -60, ऐसा -65, -60, -55। ये -55 बहुत जहरीला आइटम है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, लालिमा से लगा देते हैं। हम बोलते हैं -55 को हम नाम देते हैं, हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ नर्व इंपल्स जनरेशन, नर्व इंपल्स जनरेशन। थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी वह मिनिमम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर अचीव ना किया जाए तो हमारे यहां नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगी। यानी हमारे शरीर से कोई स्टिमुलस टच करे, लेकिन उसकी इतनी औकात ना हो कि मेम्ब्रेन को सोडियम के लिए इतना परमिएबल बना दे कि -55 मिली वोल्ट हमारे यहाँ मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाए, तो हमें उस स्टिमुलस का अंदाजा ही नहीं लगता। इसलिए हमारे आसपास बहुत सारे कण घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं है कि मेम्ब्रेन पे अटैच होकर इतना सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ा दें कि सोडियम इतना अंदर चला जाए कि -55 मिली वोल्ट है। एक सवाल और पूछा जाता है कि एक सेल रेस्ट में बैठी हुई है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चेंज किया जाए कि वो एक्टिवेट हो जाए। भाई सिंपल सी बात है, -70 पे है और एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि -55 पे ले जाया जाए, तो कहीं ना कहीं +15 का जब चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये क्या है +15, क्या होता है इसके बाद, हम बोलते हैं कि जैसे ही इतने सोडियम आयन अंदर जाते हैं कि -55 मिली वोल्ट हो जाए, द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन विल इंक्रीज। यानी अभी तो जा रहे थे परमेबिलिटी की वजह से, लेकिन अब तेजी से अंदर आना चालू कर देता है हमारा यही पोटेशियम। तो तेजी से अंदर आना चालू करेगा तो क्या होगा, -55 की तो कहानी याद है, -50, -40, -30, -20, 0, 10, 20, 30, 40, ये सब रख लो। सोडियम अंदर आते गए आते गए आते गए आते गए, अंदर पॉजिटिव होता गया होता गया होता गया होता गया होता गया। कब तक हो गया भाई, हम बोलते हैं कि जैसे ही इतना सोडियम आयन हमारे सेल के अंदर चले आए कि हमारे सेल के अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो +30 हो जाए लगभग, इसको हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं भाई, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। हम बोलते हैं कि यही एक्शन पोटेंशियल, अभी हम दिखाएंगे भी कि यही एक्शन पोटेंशियल अब हमारे दूसरे पॉइंट के लिए, जहां जैसे मान लीजिए हमने पेन लगाया तो स्टिमुलस तो भैया हमने यहां दिया ना, यहां दिया, लेकिन एक कहानी तो ब्रेन तक पहुंची, से थोड़ी टक 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 मारते हुए ब्रेन तक पहुंचा दिया। तो यहां से हमने स्टिमुलस दिया, लेकिन स्टिमुलस का ये मैसेज जो है यहां यहां होते हुए हमारे ब्रेन तक पहुंचा। तो हम बोलते हैं यही एक्शन पोटेंशियल हमारे यहां नर्व इंपल्स की तरह काम करता है, यानी एक्शन पोटेंशियल इक्वल टू नर्व इंपल्स मान लीजिए। हम बोलते हैं कि इसके बाद हुआ क्या, हम बोलते हैं कि जैसे ही हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल हम अचीव करते हैं, द नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विल अगेन चेंज। इस मेम्ब्रेन का नेचर जो होता है तुरंत चेंज हो जाता है। क्या होता है भाई, तुरंत इस मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, आफ्टर अचीविंग द एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल के बाद, एक्शन पोटेंशियल अचीव करते ही नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विल चेंज। membrane becomes permeable for potassium.
मेम्ब्रेन हमारा पोटेशियम के लिए फिर से परमिएबल हो जाएगा, और इस बार जो परमिएबिलिटी है ना वो पहली बार से बहुत ज्यादा तेज होगी, यानी कह देगा आप निकल लो ऐसे। अब हमारा पोटेशियम आयन बाहर जाना चालू कर देगा, और याद रखिए पहली बार जितना तेजी से जा रहा था ना उससे तेजी से जा रहा है अब। तो बाहर पॉजिटिव ऐसा होना चालू होगा, नेगेटिव नेगेटिव। हम बोलते हैं कि भैया रीपोलराइजेशन की शुरुआत हो गई। क्या बोलते हैं भाई? रीपोलराइजेशन होने लगा, यानी फिर से पोल बनने लगा, रीपोलराइजेशन होने लगा। ध्यान दीजिएगा, रीपोलराइजेशन होने लगा, और इस बार जो पोटेशियम मूव कर रहा है वो ज्यादा तेजी से बाहर जा रहा है। चलो तीसरे क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर देते हैं भाई, मिलाते जाना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा। रीपोलराइजेशन क्यों होता है भैया? ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब ई फ्लक्स चालू हुआ है पोटेशियम आयन का, और इस बार तेजी से बाहर जा रहा है। अच्छा, कितना जाते तो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट होता? तो भाई धीरे धीरे जब जाते थे तो -70 मिली वोल्ट पे हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट होता था, फिर कॉलर पकड़ के इनको अंदर धक्का मार देता था। लेकिन इस बार तो झुंड में जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, तो भाई कुछ एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन बाहर चले गए। हम इस अवस्था को नाम देना चालू करते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन। तेजी से जा रहे थे, तो हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ई फ्लक्स हो गया, एक्स्ट्रा ई फ्लक्स ऑफ K प्लस। पहले धीरे धीरे जा रहे थे तो एक पॉइंट पे आके सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम इनको पकड़ के अंदर धक्का मार देता था। अभी झुंड में जा रहे हैं, तो जहां -70 मिली वोल्ट पे रोकना था वहां क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन बाहर चले गए। अब हम यहां पे अगर इसी सवाल के जवाब में लिख दें कि हाइपर पोलराइजेशन क्यों हुआ, तो हम बोल दें ड्यू टू एक्स्ट्रा ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। एक्स्ट्रा ई फ्लक्स हो गया पोटेशियम आयन का, क्यों? क्योंकि झुंड में इस बार परमेबिलिटी जो थी वो बहुत तेजी से थी। अब जहां बेचारा, जैसे मान लीजिए आप ही को कोई बुलाए और कोई बहुत आपका फेवरेट बुलाए, तो बाइक कोई से जाते हो तो कभी बहुत तेजी में आगे नहीं निकल जाते हो, तो बहुत तेजी में आगे निकल गए, चलो निकल गए, अच्छी बात है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंजाइम धकाधक बाहर तो निकल गए जल्दी से, लेकिन फिर से इनको अंदर आना भेजना चालू कर देता है, फिर से इनको अंदर पंप करना चालू कर देता है। हम बोलते हैं कि -70 मिली वोल्ट को मेंटेन कर देता है, एक्टिविटी बढ़ा के अपनी। यहां झुंड में गए थे इसलिए समझ नहीं पाया था, हम बोलते हैं रिकवरी फेज आ गई। रिकवरी फेज यानी एक जब हम स्टिमुलस देंगे किसी पॉइंट पे तो इतना कांड हो रहा होगा, इतना कांड हो रहा होगा। जैसे रिकवरी यानी रेस्टिंग फेज कह सकते हैं कि फिर से आ गया, रिकवरी फेज अचीव करते क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। अब इस पॉइंट पे हम दूसरा स्टिमुलस दे सकते हैं। एक चीज ये भी देख रहे होंगे कि किसी को स्टिमुलस देंगे तो इतने कांड होंगे, तो कुछ तो टाइम पीरियड लगता होगा, अरे फ्रैक्शन ऑफ द मिलियन सेकंड लगता होगा, लेकिन लगता तो होगा ना। यानी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस पॉइंट पे हम स्टिमुलस नहीं दे सकते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव स्टिमुलस इज नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड। यही रिफ्रैक्टरी पीरियड है, यानी स्टिमुलस देंगे तो स्टिमुलस के बाद डीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा, फिर रिकवरी फेज आएगी। इसमें जो टाइम लगा, इस टाइम तक तो हम दूसरा स्टिमुलस वहां पे दे ही नहीं सकते, इसीलिए उस फेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। द सक्सेसिव टाइम पीरियड बिटवीन टू स्टिमुलस, आप बोल सकते हैं द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव स्टिमुलस इज कॉल्ड रिकवरी फेज, या सॉरी रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था? तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भैया हमारा -70 मिली वोल्ट हुआ करता था। एक्शन पोटेंशियल क्या था भैया? एक्शन पोटेंशियल +3 मिली वोल्ट हुआ करता था भैया। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या थी भैया? तो -55 मिली वोल्ट हुआ करता था भैया। ठीक है, ये तो हमारे यहाँ स्टिमुलस अभी आया, तो उस पॉइंट पे इतना कांड हुआ। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम है जो आपको बड़ा कंफ्यूज करता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हमने शुरुआती कॉन्सेप्ट को आपके बताया था कि उसे नुकीला कर लीजिएगा। चलिए उस डायग्राम की बात करें। हम यहां पे एक पॉइंट ले लें, कंडक्शन और ट्रांसमिशन की बात तो हम करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, लेकिन पहले आज इतना समझ लीजिएगा। हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, और डेफिनेट सी बात है एक जॉन ही है, डेफिनेट सी बात है एक जॉन ही है। हमने क्या करा, आपको समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ पॉइंट ए लिख लिया, यहाँ पॉइंट बी लिख लिया, यहाँ पॉइंट सी लिख लिया, और यहाँ पॉइंट डी लिख लिया, यहाँ पॉइंट ई लिख लिया। भाई जब कोई स्टिमुलस, अच्छा बाहर अंदर दो, ऐसा नहीं कि इस साइड में नहीं, नीचे नहीं, नीचे तो हमने छोड़ा था लिखने के लिए,
यानी सभी पॉइंट पे देखे तो ऐसा कोई माहौल होगा। रेस्टिंग पेज में प्लस प्लस बाहर होंगे, प्लस प्लस बाहर होंगे, नेगेटिव अंदर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। यस यस या नो? बाहर यहां भी इधर भी, अरे लिख देने तो कहोगे कि नहीं इंदरिया तो लिखे ही नहीं, इधर से नहीं जा रहा है क्या, यहां भी वही होगा। ठीक है, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि भाई पोटेशियम सोडियम एक दरवाजा नहीं उधर ही चलते हैं, चलो नॉर्थ साइड से चलते हैं, ऐसा थोड़ी है। जिधर जगह मिलेगा उधर से जाने की बात करेंगे। चलिए, अब मान लीजिए रेस्टिंग फेज होगा, यानी हमारे रेस्टिंग फेज में है, पोलराइज स्टेट में हमारा न्यूरॉन है। सपोज करिए कि आपके पास एक स्टिमुलस आया, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे गड़बड़ होता है थोड़ा सा। तो भाई पहले आप भूल जाते हो कि स्टिमुलस कहां आया होगा, एक्सॉन हिलॉक पे आया होगा। ठीक है, हाँ ये बात समझिएगा जरा। आया तो समझिए क्या हुआ होगा। आने के पहले तो ये माहौल रहा होगा भाई कि बाहर पॉजिटिव ड्यू टू फ्लक्स ऑफ के प्लस आयन, और अंदर नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, पोलराइज स्टेट है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब हमारा स्टिमुलस आएगा तो क्या होगा गुरुदेव? जब हमारा स्टिमुलस आएगा तब सोचिए इसी भी पॉइंट पे क्या हो रहा होगा। चलो भाई तुम मिट जाओ। कैसे मिटोगे? हमारा स्टिमुलस आया होगा तो कुछ ऐसी कहानी रही हो जाएगी। क्या होगा भाई? तो स्टिमुलस के आने के बाद बाहर पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव, और अंदर क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ दोस्त? क्योंकि स्टिमुलस आया होगा। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि सोडियम आयन अंदर आना चालू कर दिए होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया होगा, यानी अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, यही तो हुआ होगा। अब आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, हम बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक सर्किट बनता है। तो पॉजिटिव आयन आफ्टर सम टाइम इधर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की ओर मूव करेगा। तो पॉजिटिव इधर गया तो भैया इधर क्या हो गया? बहुत डेफिनेट सी बात है, ए पॉजिटिव इधर गया, फिर और ए पॉजिटिव इधर। तो हम बोलते हैं कि आफ्टर सम टाइम अगर हम इमेजिन करें, टाइम वाला पार्ट हम यहाँ इमेजिन करें, तो जब इसका पॉजिटिव इधर चला गया होगा तो यहाँ निगेटिव हो गया होगा,